हेलो बच्चों, सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट जब भी सभी लोग लाइव जुड़ जाएं एक बार, और जितने लोग लाइव एक बार लिंक को शेयर कर दें। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। शाम के 6 बज चुके हैं और आपको पता है कि 45 दिन का क्रैश कोर्स आपका चल रहा है और लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने कवर करा दिए हैं। आपके 6-7 दिन की क्लास और रह चुकी है, ठीक है। तो जितने लोग आज पहली बार लाइव जुड़ रहे होंगे, एक बार प्ले लिस्ट में जाकर आप स्टडी 91 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें प्ले लिस्ट में जाइएगा, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से। उसमें लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब तक आपके कवर करा चुके, ठीक है। अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट डिस्कस करने वाले हैं और इसका लास्ट पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले 3 पार्ट्स में हम लोग लगभग काफी कुछ कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो एक बार सभी लोग जल्दी से लिंक को शेयर कर दे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा पार्ट, तो वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्क्वायर अरेंजमेंट। स्क्वायर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है, जिसको कहते हैं वर्गाकार क्रम व्यवस्था। क्या कहते हैं बच्चा? वर्गाकार क्रम व्यवस्था, वर्गाकार क्रम व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए, वर्गाकार क्रम व्यवस्था की बात करें तो यहां पर जो आपका अब तक मेज, देखिए अब तक जो क्वेश्चन करा उसमें क्या था, मेज आपका गोल था। अब इस टॉपिक में जो आपका मेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चौकोर हो जाएगा, वर्गाकार हो जाएगा। और जब मेज वर्गाकार हो जाएगा तो इसमें फिर भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 4। तो अब इसमें जो लोगों को बैठाएगा वो या तो 4 लोगों को बैठाएगा, या तो 6 को बैठाएगा, या तो 8 को बैठाएगा, जो जनरली क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। अब अगर 4 लोगों को बैठाएगा तो क्वेश्चन बताएगा कि 4 लोगों को या तो कोने पर बैठाया जा रहा है, ये जो होता है ये इस मेज का क्या है? कोना है। और यह आपसे कहेगा कि 4 लोगों को भुजाओं की कहां पर बैठाया जा रहा है? मध्य बिंदुओं पर बैठाया जा रहा है, ठीक है। तो आ रही बात समझ में? ये आपका क्या होता है? मेज का कोना होता है, और ये जो पार्ट है ये भुजाओं का क्या है? मध्य बिंदु, ठीक है। अब सभी लोग या तो केंद्र की ओर देखेंगे और या तो केंद्र से बाहर की ओर देखेंगे, और ये इस मेज का क्या है? केंद्र बिंदु है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपके जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है उसी प्रकार से किया जाता है कि एक गोल मेज है, उसमें 4 लोग हैं, 4 लोग कोने पर बैठे हैं, या 4 लोग भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर हैं, या 8 लोग हैं, उसमें से 4 कोने पर है, 4 मध्य बिंदुओं पर है। इस तरीके से धीरे धीरे एग्जामिनर क्वेश्चन के लेवल को क्या करता है बच्चा? बढ़ाता है। तो आपको इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये आपका छोटा सा टॉपिक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछता है तो इसको डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ एक टॉपिक और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो उसका नाम है फ्लोर अरेंजमेंट। क्या है बच्चा? उसका नाम है फ्लोर अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं मंजिल व्यवस्था। क्या कहते हैं बच्चा? मंजिल व्यवस्था कहते हैं। फ्लोर अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं मंजिल व्यवस्था, मंजिल व्यवस्था। ये जो प्रश्न है इसमें क्या होगा? इसमें एक इमारत दी गई होगी। अब वो इमारत 5 मंजिली भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, या 4 भी हो सकती है। मतलब 4 से आपकी कहानी स्टार्ट हो सकती है और मैक्सिमम 8 या 10 मंजिल तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको शुरुआत में ही इमारत बना लेना है। जैसे मान लीजिए आपकी 5 मंजिली इमारत है, तो शुरुआत में आप इस तरीके से मंजिल बना लीजिएगा, और सबसे पहली वाली मंजिल आपको पता है पहली होगी, इसके ऊपर जस्ट दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद 5वां। ये चीज फिक्स है। पहली के बाद कभी चौथी मंजिल नहीं आएगी, पहली के बाद दूसरी ही आना है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथा, चौथा के बाद 5वां। तो अगर मंजिल व्यवस्था पर आधारित प्रश्न होगा तो सबसे पहले जितने मंजिल का जिक्र होगा आपके प्रश्न में, उन मंजिल्स को पहले ही बना लेना है, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसके हिसाब से क्वेश्चन को क्या करना है? इसमें रखते चलना है, ठीक है।
तो आज की क्लास में दो चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक स्क्वायर अरेंजमेंट और दूसरा फ्लोर अरेंजमेंट। ठीक है, तो जितने लोग लाइव है फटाफट कॉपी पेन लेकर बैठ जाए और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। एक चीज और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो अभी तक हम लोग हर क्लास में डिस्कस किए हैं, और वो है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का कॉन्सेप्ट। अगर आपके प्रश्न में और आता है, लेकिन आता है, जबकि आता है, या कुछ ना भी आए केवल कॉमा आता है, तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है किसको बच्चा? फर्स्ट पर्सन को, प्रथम व्यक्ति को। और अगर आपके प्रश्न में जो आ जाए या जिसका आ जाए, जो आ जाए या जिसका आ जाए, तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है सेकंड पर्सन को। या ढेर सारे लोग होंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लास्ट पर्सन को। ठीक है, अगर एक से अधिक लोग होंगे तो किसको, दो से अधिक लोग होंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लास्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये भी आपका बेसिक चीज है, इसको भी आपको जानना आवश्यक है, और अभी तक मैं इसको कई बार डिस्कस कर चुका हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, आप देखते हैं इस क्वेश्चन को बना के कैसे बनेगा। ठीक है, ये आपका जो लिखा गया है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो लिखा गया है। अब देखिए कह रहा है कि 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, उसमें से प्रत्येक 4 कोनों पर है और 4 मध्य बिंदुओं पर है। ठीक है, तो 4 कोनों पर हो गए, 4 आपके मध्य बिंदुओं पर हो गए, और सभी लोग किधर हैं? सभी लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में है। अब देखिए अगर ये वर्ग है तो यही तो वर्ग का विकर्ण होता है, यही तो वर्ग का डायगोनल होता है। तो देखिए कह रहा है कि मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में है। अगर मान लीजिए उषा यहां पर है तो उषा का ठीक सामने विकर्ण के रूप में कौन है बच्चा? मधु है। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में है। अब यहां पर जो आ गया, तो जो किसके लिए होता है बच्चा? तो जो हमेशा होता है सेकेंड पर्सन के लिए, और इस लाइन में पहला व्यक्ति मधु है और दूसरा व्यक्ति कौन है? उषा। तो अब ये जो किसके लिए होगा? उषा के लिए होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर आपके प्रश्न में जो और जिसका आता है तो वो किसके लिए होता है? सेकेंड पर्सन के लिए होता है। देखिए अब कह रहा है कि जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है, मतलब गीता के दाहिनी ओर कौन बैठी है? उषा। तो उषा के बारे में कह रहा है कि जो उषा है वो किसके दाहिनी ओर है? वो गीता के दाहिनी ओर है। तो यहां पर गीता होगी तभी तो गीता के दाहिनी ओर, भाई इधर ये दाहिना हो जाएगा, गीता के दाहिनी ओर कौन होगी? उषा होगी। फिर कह रहा है कि गीता से अगला राय। अब गीता से अगला, तो अगला इधर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इधर तो ऑलरेडी उषा बैठी हुई है, तो गीता से अगला कौन हो जाएगा? राय। इधर अगला बैठा देंगे। गीता से अगला राय है जो गोपी के सामने, यहां पर जो लिखा हुआ है जो गोपी के सामने, मतलब जो किसके लिए आएगा? सेकेंड पर्सन के लिए। मतलब देखो अगर यहां से लाइन स्टार्ट हुई तो गीता फर्स्ट हो जाएगी और राय सेकेंड हो जाएगा। तो जो गोपी के सामने है, तो जो किसके लिए हो जाएगा? राय। राय किसके सामने है बच्चा? तो राय गोपी के सामने है। अगर राय यहां है तो इसके सामने कौन बैठा हुआ है? गोपी बैठा है। अब देखो फिर यहां पर जो आ गया, तो अब देखो अब इस लाइन में कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए भाई, एक गीता होगा, एक राय हो गई, एक गोपी। तो अगर 2 से अधिक लोग आते हैं तो जो आता है वो किसके लिए होगा? लास्ट पर्सन के लिए। और लास्ट पर्सन इसमें कौन है? तीसरा व्यक्ति कौन है भाई? लास्ट अगर 3 लोग हैं तो लास्ट तो तीसरा ही होगा ना, तो तीसरा कौन है? गोपी। तो गोपी के बारे में एक चीज और कह रहा है कि जो बोस के बाईं ओर बैठा है, मतलब जो गोपी है वो किसके बाईं ओर बैठी है? बैठा है बोस के। अब ये गोपी अगर बोस के बाईं ओर बैठा है तो बोस कहां पर हो जाएगा? तो बोस आपका यहां पर होगा, बोस आपका यहां पर होगा, तभी तो इसका बायां गोपी होगा। भाई बोस आपका यहां पर होगा तभी तो इसका बायां गोपी होगा। ठीक है, तो जो बोस के बाईं ओर बैठा है तो बोस के बाईं ओर कौन हो जाएगा? गोपी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने है। कह रहा है कि जो सुमा की स्थिति है वो मधु के दाहिने ना होकर किसके सामने है? प्रेमा के सामने है। तो सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर, मतलब मधु के दाहिने कौन नहीं बैठा है? सुमा नहीं बैठा, तो सुमा को आप यहां बैठा दो। और इसके साथ साथ एक कंडीशन और है कि वो किसके सामने है? प्रेमा के सामने है, तो आप प्रेमा यहां पर हो जाएगी। ठीक है,
यही कह रहा था कि जो सुमा की स्थिति है वो मधु के दाहिने ना होकर किसके सामने है, प्रेमा के सामने। तो यही दो जगह बची हुई थी। अब अगर सुमा मधु के दाहिने नहीं बैठेगी तो फिर यहां बैठेगी। और फिर एक कंडीशन और कह रहा था कि साथ में जो सुमा है वो किसके सामने है, प्रेमा के सामने है। ठीक है, तो आपसे कह रहा था कि बोस के सामने कौन बैठा है, तो देख लो ये बोस दिख रहा है ना, और बोस के सामने कौन बैठी हुई है बच्चा, तो आपका गीता बैठी हुई है। ठीक है, तो प्रश्नों को पढ़ना है और एक एक चीज को इसमें क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग रखते जाना है, जबरदस्ती किसी को नहीं बैठाना है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए अगर क्वेश्चन को आपको सही बनाना है तो। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बार बार डिस्कस करता हूं, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर दिमाग लगाइए। सबसे पहले इस प्रश्न को सभी लोग ड्रॉ करेंगे, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। जल्दी सभी लोग ड्रॉ करें। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो इससे रिलेटेड एग्जामिनर कम से कम 2 और अधिक से अधिक 5 प्रश्न आपको दे सकता है। तो अगर ऐसे प्रश्नों को बनाने में अगर आप 1 मिनट भी लगाते हो और आपके 2 से 3 नंबर सही हो रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सभी लोग आराम से ड्रॉ करेंगे ऐसे प्रश्न को। चलिए देखिए हम ड्रॉ करते हैं, समझिएगा ध्यान से सभी लोग। कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं और 2 कतार में हैं, तो चलो 2 कतार बना लो और 6 व्यक्ति हैं। प्रत्येक कतार में कितने कितने हैं, 3 हैं जो एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। अब मान लीजिए कि 3 लोग यहां भी हैं, 3 लोग यहां भी हैं, तो एक दूसरे के सामने तभी देखेंगे जब अगर ये उत्तर की ओर देखे और दूसरा व्यक्ति दक्षिण की ओर देखे। भाई यही तो एरो डिनोट कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आमने सामने हैं। आ रही बात समझ में। चलिए तो आपका 6 व्यक्ति हो गए, 2 कतार हो गया और प्रत्येक कतार में नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए बच्चा, 3 हो गए। ये सभी लोग आपके उत्तर की ओर देख रहे हैं और ये सभी आपके कितने देख रहे हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखो क्या कह रहा है कि यू आर के दाईं ओर दूसरा है। अब यू और आर किस पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर देखने वाले व्यक्तियों के पंक्ति में बैठे हैं या दक्षिण की ओर देखने वाले व्यक्तियों के पंक्ति में, ये तो आपको दिया नहीं हुआ है। तो आप किसी पंक्ति में बैठा के प्रश्न स्टार्ट करो। तो देखो यू आर के दाईं ओर दूसरा है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यू आर के दाईं ओर दूसरा, तो अगर आर यहां पर होगा तो आर का दायां वही होगा जो हमारा दायां होगा, क्योंकि ये व्यक्ति किधर देख रहा है, उत्तर की तरफ। और मैंने बताया था आपको कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देखता है तो उसका दायां वही होगा जो हमारा दायां हाथ होगा और उसका बायां वही होगा जो हमारा बायां होगा। ठीक है, तो यू आर के दाईं ओर दूसरा, तो आर का दायां पहला दूसरा, यहां पर कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलो अब कह रहा है कि पी कतार में सबसे अंतिम में है। अब देखो इस पंक्ति का तो जो कतार है, इस कतार का जो अंतिम व्यक्ति है वो तो कवर हो गया। इस कतार के एक अंतिम छोर पर आर हो गया और दूसरे अंतिम छोर पर यू हो गया। तो यहां पर तो इस कंडीशन को आप फुलफिल कर नहीं पाओगे कि पी कतार के सबसे अंतिम में है, क्योंकि ये कतार तो ऑलरेडी इसका अंतिम सिरा बुक हो गया। अब इस कतार में अंतिम सिरे पर पी हो सकता है, तो या तो पी आपका यहां पर होगा या तो पी यहां पर होगा। कहां पर होगा ये अभी कंफर्म नहीं है। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, टी क्यू का पड़ोसी है। अब देखो टी क्यू का पड़ोसी है, मतलब ये दोनों व्यक्ति जहां भी बैठेंगे वहां पर एक दोनों के साथ बैठेंगे। अब देखो टी क्यू इसमें तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहां पर 2 जगह एक साथ खाली मिलनी चाहिए, तो 2 जगह तो यहां तो खाली है नहीं। अब या तो इसमें हो सकती है, 2 यहां पर होंगे या तो यहां पर होंगे। फिर कह रहा है कि आर क्यू के सामने है। अब देखो इस चीज को आप बैठा सकते हैं क्योंकि आपको आर मिला हुआ है और आर के सामने कौन है बच्चा, आर के सामने क्यू है। और जैसे ही आर के सामने आप क्यू को रखोगे तो पी की जगह आपको कंफर्म वाली मिल जाएगी कि पी आपका कहां पर होगा, यहां पर। और जब क्यू यहां पर है तो आपसे कह रहा था कि टी और क्यू क्या थे, पड़ोसी थे। तो क्यू यहां पर होगा तो टी यहां पर बैठा दोगे तो आपके टी और क्यू क्या हो जाएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे। अब देखो एक व्यक्ति बचा है, एक जगह बचा है। कौन बचा हुआ है बच्चा, एस बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। बताइए कोई दिक्कत, क्लियर है ना, चीजें समझ में आई जल्दी से। अगर समझ में आई हो तो बताइए, फटाफट कमेंट करिए। समझ में आ गया, आप किसी पंक्ति से बैठाना स्टार्ट करिए। अगर आर को
यहां पे ना करके हम यहां पर बैठाते, तब भी हमारे सभी प्रश्नों का आंसर वही आएगा जो इस कंडीशन में आएगा। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यहां मन करे तो यहां बैठाकर स्टार्ट करिए, लेकिन हम उस कंडीशन को लेके चलते हैं जिससे हमको मूव करना आसान हो, जिससे हमको इधर उधर मूव कराना क्या हो, आसान हो। तो ये आपका फिगर बनेगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न पर आते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में। अब आते हैं प्रश्नों के ऊपर। चलो देखो, पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एक कतार में है। पहला कह रहा है कि P, Q और U। तो देखो क्या P, Q और U एक कतार में है। P देखो एक कतार में कौन कौन है, तो पहले कतार में आपका हो जाएगा P, S, पहले कतार में हो जाएगा R, S और U, और दूसरे कतार में हो जाएगा P, Q और T, P, Q और T। तो देखो P, Q और U, तो ये तो हो जाएगा P, Q और T, यही होगा, यही होगा, देख लो ये है ना P, Q और T ये। अब देखो इसको ये प्रश्न आपका चेक भी कर सकता है कि आपका जो फिगर बना है वो सही बना है या नहीं। अगर इस प्रश्न का आंसर आपको केवल एक विकल्प मिल रहा है तब तो ये प्रश्न आपका 101% सही बना है। और अगर इस प्रश्न का आंसर आपको कंफर्म ना मिल रहा है या मिल रहा हो और एक से अधिक विकल्प सही हो रहे हो, तो समझ लेना कि ये प्रश्न में कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी कर रहा है। ठीक है, क्या बताया मैंने, या तो इस प्रश्न का आंसर कोई ना मिले या मिले और एक से अधिक विकल्प आपके सही हो रहे हो, तो समझ लेना कि ये प्रश्न आपका जो बना है वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। और अगर इस प्रश्न का आंसर केवल एक विकल्प आपको मिल रहा हो तो समझ लेना कि ये प्रश्न क्या है, सही है। और आपका इस प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर 2 मिला। देखो आगे चेक करो PRT, तो देखो PRT कहीं नहीं है, R, S और U है। फिर देखो आपका आगे क्या है, आगे देखोगे Q, U और S, तो देखो Q, U और S भी नहीं है। तो इस तरीके से आपका कौन सा सही हो जाएगा, केवल आपका दूसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, चलो आगे देखो, कह रहा है कि P तथा Q को अपने स्थान आपस में अदल बदल कर दिया जाए तो Q के ठीक बाईं ओर कौन होगा। अब देखो कह रहा है कि P और Q के स्थान आपस में बदल दो। अब अगर P और Q के स्थान आपस में बदलोगे, मतलब Q की जगह पर P हो जाए, P की जगह पर Q हो जाए, तो कह रहा था कि Q के बाईं ओर कौन होगा। अब Q किधर देख रहा है, दक्षिण की तरफ देख रहा है। अब Q दक्षिण की ओर देख रहा है तो इसका बायां वही होगा जो हमारा दायां होगा। Q दक्षिण की तरफ देख रहा है तो इसका बायां वही होगा जो हमारा क्या होगा बच्चा, दाहिना होगा। तो Q के दाहिने तो कोई है ही नहीं, ठीक है, Q के बाएं तो कोई है ही नहीं। तो देख लो, आपसे पूछ रहा था कि Q के ठीक बाईं ओर कौन है, तो यहां पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि Q के बाईं ओर तो कोई है ही नहीं। चलो आगे देखो, कह रहा कि कौन सा व्यक्ति समूह एक दूसरे के आमने सामने है। अब कौन सा व्यक्ति समूह आपके एक दूसरे के आमने सामने, तो इसके लिए फिगर आपके सामने होना चाहिए। तो चलो मैं फटाफट फिगर आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। पहले में कौन था, तो पहले में R, S और U था, और दूसरे में कौन था, तो दूसरे में आप देखेंगे तो Q, T और P था। देख लेते हैं। पहले में है आपका R, S और U, और दूसरे में है Q, T और P। चलिए, तो देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति समूह एक दूसरे के आमने सामने है। तो देखिए P, Q आमने सामने है, बिल्कुल नहीं। S, T आपके आमने सामने है, तो बिल्कुल है, ठीक है। R, U आपके आमने सामने है, बिल्कुल नहीं। P, S आपके आमने सामने है, तो बिल्कुल नहीं। तो देखो यहां भी आपको केवल एक ही विकल्प मिल रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा S और T। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए आगे देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो पहला कह रहा है, तो इसके लिए भी आपके सामने फिगर हो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो फिगर यहाँ पे फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। देखो एग्जाम में तो आप एक बार अपने रफ शीट पे ड्रॉ करोगे तो आपके सामने सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, Q, T और U, यही था ना। अब चलो चेक करो, चेक करते हैं, सॉरी Q, T और P, Q, T और P, और यहाँ पर है R, S और U। चलो चेक करते हैं। पहला कह रहा है कि P R के बाईं ओर दूसरा है, तो P R के बाईं ओर, तो P R के बाईं ओर दूसरा है। तो क्या P R के बाईं ओर दूसरा है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि P और R तो दोनों अलग अलग पंक्ति में है। फिर कह रहा है कि जो T है वो Q के बाईं ओर है,
तो देखो क्या जो टी है वो क्यू के बाईं ओर है, बिल्कुल है, क्योंकि क्यू किधर देख रहा है, दक्षिण की ओर, तो इसका बायां वो होगा जो हमारा दाहिना हाथ होगा। और कह रहा था कि जो टी है वो क्यू के बाईं ओर है, तो बिल्कुल जो टी है वो क्यू के किधर है, बाईं ओर है। भाई मेरे अगर दाहिने ओर है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार किधर होगा, बाईं ओर होगा। तो बिल्कुल केवल दूसरा कथन क्या है बच्चा, सत्य है। फिर कह रहा है कि आर और क्यू एक दूसरे के विकर्णीय विपरीत है। तो क्या आर और क्यू एक दूसरे के, तो देखो विकर्ण विपरीत कौन से हैं, तो एक तो क्यू और यू है और दूसरा कौन है, पी और आर है। यही तो होगा एक दूसरे का विकर्ण विपरीत, तो ये भी गलत होगा। फिर कह रहा है कि एस पी के दाईं ओर है, तो ये भी दोनों अलग अलग, तो यहां पर हो जाएगा केवल दूसरा वाला विकल्प। कह रहा है कि एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। अब देखिए आपका एक प्रश्न आया था, देखो कितने क्वेश्चन दिए गए इससे, तो अगर एक बार आप ऐसे प्रश्न सही कर लेते हो तो आपके देखो 4 प्रश्न सही हो जाएंगे। ये है क्यू टी और पी, यही तो था ना, क्यू टी और पी। अब देखो आपसे कह रहा है कि कौन सा एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, तो पी और टी, आर और क्यू एक दूसरे के सम्मुख है, टी और एस भी एक दूसरे के सम्मुख है, ठीक है, ये और ये भी, यही नहीं है, पी और टी आपके एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। एस पी के ये तो फालतू में लिखा है, क्योंकि सम्मुख की बात कर रहा है तो केवल सम्मुख वाले विकल्प होने चाहिए ना, ये विकल्प गलती से दे दिया है, तो यहां पर पी और टी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, सभी लोग ट्राई करके बताएंगे बच्चा कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। दिमाग लगाइए जल्दी से, बहुत इजी सा प्रश्न है और सभी बच्चों के कमेंट चाहिए मुझे इस प्रश्न के लिए। क्या होगा, सीमा और कृष्णा होगा, कृष्णा और सरिता होगा, मीना और कृष्णा होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या आ रहा है इस प्रश्न का आंसर, बताइए, कमेंट करिए जल्दी से और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 सहेलियां एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी हैं। तो एक वर्गाकार मेज के चारों ओर कौन बैठी हैं, 4 सहेलियां बैठी हुई हैं। फिर कह रहा है कि मीना सीमा के दाहिनी ओर है। अब कह रहा है कि जो मीना है वो दाहिनी ओर है, किसके दाहिनी ओर है, सीमा के दाहिनी ओर है। भाई दाहिने तो यही है, क्योंकि एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी हुई है, और अगर ये नहीं देख रहा, बता रहा है कि किधर बैठी हुई है, तो केंद्र की ओर ही मानोगे। अगर क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी जाती है कि वो केंद्र के अंदर की ओर देख रही है, बाहर की ओर, तो आप हमेशा अंदर मार के ही प्रश्न सॉल्व करोगे। तो मीना सीमा के किधर है, दाहिनी ओर है, तथा सरिता कृष्णा के बाईं ओर है। तो कृष्णा आपको यहां रख लो, और कृष्णा के बाईं ओर कौन हो जाएगा, तो सरिता हो जाएगी, ठीक है। यही तो होगा ना कि मीना सीमा के दाईं ओर है और जो सरिता है वो कृष्णा के बाईं ओर है। तो कह रहा है कि कौन सी 2 सहेलियां एक दूसरे के आमने सामने है, तो एक तो सरिता और सीमा है, ठीक है, पहला जोड़ा हो जाएगा आमने सामने, तो वो तो एक तो हो जाएगा सरिता और सीमा, और दूसरी हो जाएगी मीना और कृष्णा। दूसरी कौन हो जाएगी, मीना और कृष्णा। तो देखो सरिता और सीमा आपका यहां भी नहीं, यहां पे मीना और कृष्णा आपका विकल्प नंबर 3 है, और यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चा, सही जवाब होगा। और देखिए बहुत लोगों का सही आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए आगे आइए, देखिए हमारे यहाँ यूपी लेखपाल, जल्दी अब इसकी वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भी फिल हो रहे हैं। तो बिना लेट किए अब तक जिन्होंने जो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या भर रहे हो, वो इस बैच को ज्वाइन कर ले। इस बैच में देखिए कितनी फैसिलिटीज है, 600 आवर्स वीडियो लेक्चर्स है, फ्री टेस्ट है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोडिंग की सुविधा भी है। अगर कहीं पर आपका नेट की फैसिलिटी नहीं है तो आप एक बार जाइए नेट से, जहां पर आपका वाईफाई अवेलेबल है, वहां से एक बार आप आप एक बार वीडियो लेक्चर डाउनलोड कर लीजिए, फिर इसको आप कितने भी बार मन करे चलाकर देख सकते हैं। और इसके लिए अगर आप इसके लिए इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप ऐप पर जाइएगा, हमारा स्टडी 91 का ऐप है जो प्ले स्टोर पर मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दिमाग लगाइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी लोगों को मैं 1 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से सभी लोग ट्राई करेंगे, सभी बच्चा लोग ट्राई करेंगे और देखते हैं कितने लोगों का ये प्रश्न का आंसर सही आता है। दिमाग लगाइए जल्दी से। दिमाग लगाइए और देखते हैं कितने लोगों का इस प्रश्न का आंसर सही आ पाता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक कॉलोनी में क्या है,
8 बिल्डिंग है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और हर कतार में 4 बिल्डिंग है, प्रत्येक बिल्डिंग का मुख एक दूसरे की बिल्डिंग की ओर है। तो ये है 8 बिल्डिंग है, तो 4 आपके एक दूसरे के क्या हो, आमने सामने है। ये तो कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अब आप चाहे किसी में किसी को बैठाओ, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिया कि कौन सा बिल्डिंग वाली पहली लाइन है, कौन सा दूसरी, कहीं से कहीं को स्टार्ट करो। अब कह रहा है कि बिल्डिंग जो है वो ए एच और ई के बीच में है। अब जो ए है वो किसके किसके बीच में है, एच और ई के बीच में है। फिर कह रहा है कि बिल्डिंग सी कतार के किनारे पर है तथा बिल्डिंग एच के ठीक सामने है। अब बिल्डिंग सी के बारे में कह रहा है कि कतार के किनारे पर है तथा एच के ठीक सामने है। तो एच के ठीक सामने कौन है, बिल्डिंग सी है, और कतार के साथ साथ किनारे पर भी है, तो बिल्कुल किनारे पर है। फिर कह रहा है कि बिल्डिंग जी बिल्डिंग एफ के ठीक सामने है और बिल्डिंग सी के विकर्णवत स्थिति में है। तो बिल्डिंग सी का विकर्णवत क्या होगा, विकर्ण, तो ये विकर्णवत होता है, इसका विकर्ण ये होगा और इसका विकर्ण क्या होगा, ये समझिएगा, ठीक है भाई। आपको पता है ना कि अगर ये वर्ग होता है तो ये दोनों एक दूसरे के विकर्ण होते, तिरछा डायगोनल, और ये भी एक दूसरे के विकर्ण होते। तो अगर सी का डायगोनल की बात करेगा, यहां पर कह रहा है ना कि बिल्डिंग जी बिल्डिंग एफ के ठीक सामने है, और तो और किसके लिए होगा, फर्स्ट पर्सन, मतलब इस जी के बारे में और कह रहा है कि जो जी है वो सी के विकर्णवत स्थित है। तो सी यहां, तो यहां पर जी हो जाएगा, और बिल्डिंग जो जी है वो बिल्डिंग एफ के ठीक सामने, तो यहां पर आपका एफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फिगर हो जाएगा ड्रा। अब देखिए 2 व्यक्ति बचे हैं, 2 जगह भी बची है, तो कौन कौन बचे हुए हैं, बी और डी। तो बी और डी इन दोनों में से किसी भी जगह पर बैठ सकते हैं। इन दोनों में से कौन सी जगह बी की है, कौन सी जगह डी की है, ये हम डिसाइड इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पर नहीं कर सकते हैं। और जब तक कोई चीज कंफर्म नहीं मालूम होगी तब तक हम कंफर्म किसी जगह पर बी और डी को नहीं बैठाएंगे। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपका फिगर हो गया है कंप्लीट। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? विकर्णवत आपको समझने वाली बात है, ये लाइन यहां पर आपको समझ में आनी चाहिए कि बिल्डिंग जी बिल्डिंग एफ के ठीक सामने है, और का मतलब फर्स्ट पर्सन का मतलब इस जी के बारे में कह रहा है कि जो जी है वो बिल्डिंग सी के विकर्णवत स्थित है। मतलब अगर सी यहां होगा तो जी यहां होगा, सी यहां होता तो जी यहां होता, और अगर सी यहां होता तो जी यहां होता, और अगर सी यहां होता तो जी यहां होता। विकर्णवत यही होते हैं ये, अगर सी यहां तो जी यहां, सी यहां तो जी यहां, और अगर सी यहां तो जी यहां, मतलब तिरछा एक दूसरे के आमने सामने, उसी को कहते हैं डायगोनली। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो चलिए अब आते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर। और देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि ए के ठीक सामने कौन सी बिल्डिंग है। तो देखिए यहां पर ए है और ए के ठीक सामने कौन है, बी आब्लिक डी है। तो देखिए आपके विकल्प में भी बी या डी मौजूद होगा, और बिल्कुल मौजूद है विकल्प नंबर 3। ठीक है, आपसे कह रहा था कि ए के ठीक सामने, और देखिए ये फिगर हमारे सामने दिख रहा है। ए के ठीक सामने कौन है बच्चा, तो ए के ठीक सामने बी या डी है, और देखिए आपके विकल्प में बी या डी मौजूद है। ठीक है, अगर आप केवल बी लगाएंगे तब भी आप गलत हैं, केवल डी लगाएंगे तब भी आप गलत हैं, क्योंकि प्रश्न की जानकारी के आधार पर आप उन दोनों में से कौन कहां बैठेगा यह आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि कौन सी बिल्डिंग एफ के विकर्णवत स्थित है, मतलब एफ के विकर्णवत कौन सी बिल्डिंग है। तो एफ यहां पर है तो एफ के विकर्णवत कौन सी हो जाएगी, एच हो जाएगी। मैं आपसे पूछ रहा था कि एफ के विकर्णवत, तो एफ के विकर्णवत कौन है, एच है। तो यहां पर एफ के विकर्णवत कौन सी बिल्डिंग हो जाएगी बच्चा, एच हो जाएगी। ठीक है, बताइए इसमें भी कोई समस्या हो तो बताओ, क्लियर है ना? चलो आगे देखो। आगे कह रहा है कि कतार के दोनों छोरों पर कौन सी बिल्डिंग है। तो कतार के दोनों छोरों पर बिल्डिंग कौन कौन सी है, तो एक तो सी है, दूसरा एफ। भाई दोनों छोरों पर कौन है, तो एक तो सी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद जी है, उसके बाद एच है। तो सी एफ जी एच, सी एफ जी एच, देख लो किस विकल्प में है, सी एफ जी एच। ठीक है, सी एफ जी एच, जी एच सी एफ जी एच, ये आपका विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। भले इनकी जगह इनको इधर उधर लिखा हो, लेकिन ध्यान से देखिएगा, जी एच सी एफ। ठीक है, कतार के दोनों छोरों पर कौन सी बिल्डिंग है,
तो GH हो जाएगी। अच्छा सीक्वेंस में देखने की बात करें तो देख लीजिए सीक्वेंस में पहला CF को एक साथ लिखना, और अगर सीक्वेंस की बात करें तो पहले में GH है या HG है और CF। तो देखो अगर एक साथ की बात करेंगे तो CFGH। अगर देखो अब अगर इन दोनों में आप बात करोगे, ऐसे तो हैं तो दोनों ही, तो देखो अगर आप बात करोगे तो फिगर आपके सामने बना लेते हैं तो आपका ज्यादा सही होगा। एक HG हो गया और एक CF, तो CF और आपका HG, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा विकल्प नंबर 3। है तो दोनों सही, वैसे इस तरीके का विकल्प आपका बनेगा नहीं क्योंकि इन दोनों में से कोई एक होगा, और इन दोनों में से ज्यादा क्लोज देखोगे क्योंकि आपसे कह रहा है कतार के दोनों छोरों पर कौन सी बिल्डिंग है, तो पहले छोर पर आपका GH है और दूसरे पर FC है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और ये आपके मंजिल व्यवस्था पर आधारित प्रश्न है, और पहला प्रश्न मैं आपको करके सॉल्व करके दिखाता हूं और फिर अगला प्रश्न आप ट्राई करिएगा। अब देखिए मैंने बताया था कि जब भी मंजिल व्यवस्था पर आधारित प्रश्न होगा तो सबसे पहले आप मंजिल बना लोगे। चलो बना लिया। कितनी मंजिल है? 6। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लिया। सबसे नीचे पहली मंजिल, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी और छठवीं, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, जो कंडीशन इसमें फिट होने लायक होगी उसको रखिएगा, जो नहीं होने लायक होगी उसको साइड में क्या करिएगा, नोट करिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि ठीक है, फिर कह रहा है कि B सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अब B सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है मतलब B दूसरी मंजिल पे भी रह सकता है, चौथी पे भी रह सकता है और छठवीं पे भी रह सकता है। भाई सम संख्या का मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो 2 से पूर्णतः कौन कौन? 2, 4 और 6, ठीक है। फिर कह रहा है लेकिन F के ठीक ऊपर, अब एक कंडीशन और कह रहा है कि B सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है और किसके ठीक ऊपर? F के ठीक ऊपर। मतलब ये दोनों एक साथ रहेंगे और F के ठीक ऊपर B होगा और B के ठीक नीचे F होगा। आ रही बात समझ में? फिर कह रहा है कि C और D के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब कह रहा है कि C और D के बीच में कितने व्यक्ति हैं बच्चा? 2 व्यक्ति हैं। अब देखो C और D के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। तो C को यहां रखोगे तो D को यहां रखोगे, 2 व्यक्ति कहीं भी रख सकते हो। फिर कह रहा है कि A और B के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं और उनमें से एक, ठीक है। अब देखो ये लाइन आपका काफी बढ़िया है। देखो क्या कह रहा है कि इससे आपका पूरा फिगर कह रहा है कि A और B के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। A और B के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं और उनमें से एक और आ गया, और उनमें से एक चौथी मंजिल पे रहता है, 5वीं मंजिल पे रहता है। मतलब A और B में से जो एक व्यक्ति है वो चौथी मंजिल पे रहता है, 5वीं मंजिल पे रहता है। तो देखो B तो 5वीं मंजिल पे रहेगा नहीं, क्योंकि B के बारे में शुरुआत में ही कह रहा है कि B सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। तो फिर 5वीं मंजिल पे रहेगा कौन? A रहेगा। ये तो चीजें कंफर्म है कि A और B के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं और उनमें से एक, मतलब A और B में से एक कौन सा रहता है? 5वीं मंजिल पर रहता है। अब अगर यहां से क्लियर हो गया कि A 5वीं मंजिल पर रहता है तो B कहां पर रहेगा? B दूसरी मंजिल पर रहेगा ना, क्योंकि B चौथी मंजिल पर रहता है, B सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। और इनके बीच में कितने व्यक्तियों को बैठाना है? केवल 2 व्यक्तियों को। तो यही कंडीशन पॉसिबल हो पाएगी कि B यहां पर हो, A यहां पर हो और इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। अब देखिए इसको यहां पर सेट कर सकते हो कि B के तुरंत नीचे कौन है? F, या F के ठीक ऊपर कौन है? B है। फिर कह रहा था कि C और D के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। C और D के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। अब देखो आप कहोगे कि C यहां पे रख सकते हैं, D यहां पे रख सकते हैं, तब इनके बीच में 2 व्यक्ति होंगे। और आपसे कह रहा था कि जो E है वो D के ठीक ऊपर है, तो जो E हो जाएगा वो D के क्या हो जाएगा बच्चा? ठीक ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए कितने बच्चों को समझ में आया आपके इस क्वेश्चन की कंडीशन? बताइए कितने बच्चों को आपको ये समझ में आ गया? कमेंट करेंगे फटाफट। कितने बच्चों को आपको ये क्लियरली समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करिए। फिर चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि इस पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताइए।
शुरुआत में ही आपने जब भी फ्लोर अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा, शुरुआत में ही आपको फ्लोर बना लेना है। सबसे नीचे वाले को पहला, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक है। और फिर क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ते जाना है। जो चीजें इसमें पुट होने लायक रहेगा उसको एट दैट टाइम पुट कर दीजिएगा, जो नहीं पुट होने लायक होगा उसको साइड में नोट करते जाइएगा। लास्ट में अपने आप सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी, फिट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इस पर आधारित पहला प्रश्न आपका क्या दिया था। कह रहा था कि निम्नलिखित में से सी किस मंजिल पर रहता है। तो देखो सी किस मंजिल पर है, सी है छठवीं मंजिल पर। तो चौथी मंजिल पर है भैया सी हो जाएगा आपका छठवीं मंजिल पर। फिगर आपके सामने देखिए। आप एग्जाम में जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो जो आपको रफ सीट मिलती है एग्जाम में, क्योंकि जनरली आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होता है, 90% एग्जाम आपके ऑनलाइन होते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न को आप ड्रॉ करिएगा तो अपने रफ सीट पर ड्रॉ करिएगा। और अगर एग्जामिनर आपसे इतनी मेहनत करा रहा है तो वो एक प्रश्न तो देगा नहीं, वो कम से कम आपको 3 प्रश्न देगा, इतनी कंडीशन पर आधारित। अब हो सकता है आजकल जैसा हो रहा है, हो सकता है कि तीनों प्रश्न आपके एक साथ मिले, या हो सकता है कि पहला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो और इसी पर आधारित अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा प्रश्न आप अपने रफ सीट पे ड्रॉ करिएगा तो ऊपर उस रफ सीट को आप संभाल कर रखिएगा। ये नहीं कि ढेर सारी रफ सीट में उसको मिक्सअप कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर अगर आपसे इतनी मेहनत करा रहा है तो इस पर आधारित आपको हो सकता है लगातार 2-3 प्रश्न मिले, या हो सकता है कि पहला प्रश्न अभी मिले, हो सकता है कि अगला प्रश्न 2-3 क्वेश्चन छोड़ के मिले। तो रफ सीट आपको सामने रहेगी तो आप तुरंत अपने आंसर को दोगे। अगर नहीं मिक्सअप कर दिए तो फिर से कहानी आप ड्रॉ करना शुरू करोगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलो पहले प्रश्न का आंसर हो गया छठा। आगे देखिए हमारे यहाँ कुछ बैचेज हैं, उसको भी बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। एक UPSSC वीडियो का बैच है जिसका एग्जाम अभी रिसेंटली कैंसिल हो गया था, तो वो एग्जाम कभी भी हो सकता है, री एग्जाम। तो उसको अगर आपको ज्वाइन करना हो, क्योंकि इस बार कोई आपसे चूक ना हो जाए, इस बार मौका रह ना जाए, तो इसके लिए आप इन सारे बैचेस को क्या कर सकते हैं बच्चा, ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और साथ में इंडिविजुअल मैथ का बैच है जो प्रवीण सर आपको पढ़ाते हैं, तो इस बैच के को भी आप क्या कर सकते हैं बच्चा, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न था आपका ए और एफ के बीच में कितने लोग हैं। तो देखिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं। अब कहानी स्टार्ट आपकी थी तो एफ थी, FBD था और उसके बाद आपका EAC था। तो आपसे कह रहा था कि ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो देख लीजिए ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो आप देखोगे तो आपको कितने व्यक्ति मिलेंगे, 3 व्यक्ति मिलेंगे। कितने व्यक्ति मिल जाएंगे बच्चा, 3 व्यक्ति मिल जाएंगे। ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति मिल जाएंगे, 3 व्यक्ति मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से चौथी मंजिल पे कौन रहता है। तो चौथी मंजिल पर आपका ई रहता है। कौन रहता है बच्चा, ई रहता है, ठीक है। चौथी मंजिल पे आपका कौन रहता है, तो चौथी मंजिल पर आपका ई रहता है, ठीक है। तो चलो चौथी मंजिल पर आपका कौन हो गया, ई हो गया। चलो आगे देखो। अब देखो अगला प्रश्न आ गया और सभी बच्चा लोग इस प्रश्न को ड्रॉ करके बताएं, दिमाग लगाएं, सोचे समझे विचार करें और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन कठिन उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। तो ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न भी है और सभी लोग ड्रॉ करके दिखाएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से ड्रॉ करें सभी लोग, देखते हैं कितने बच्चा लोगों का इस प्रश्न का आंसर सही आ पाता है। अब देखिए क्या कर रहा है कि एक 8 मंजिल इमारत में, ठीक है, अलग अलग तल पे रहते हैं। तो देखिए अगर मंजिल व्यवस्था पर आधारित प्रश्न है तो सबसे पहले मंजिल बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि L और G के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। अब L और G के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं। तो चलो L और G के मध्य कितने व्यक्ति हैं बच्चा, 2 व्यक्ति हैं,
ठीक है भाई, एल और जी को तो आप कहीं भी रख सकते हो, यहां रखोगे तो यहां हो जाएगा 2 व्यक्ति हो जाएगा, यहां रखोगे तो यहां हो जाएगा 2 व्यक्ति। तो ढेर सारी कंडीशन है, तो अभी इसको साइड में हम नोट कर लेते हैं। ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन में एग्जैक्ट जगह मिले तब तो आप रखोगे, नहीं जगह मिल रही तो आप साइड में नोट करो। ठीक है, इस चीज को भी आपको सावधानी बरतना है। एल और जी के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। फिर कह रहा है कि एफ निचले तल पे नहीं रहता है, तो एफ मतलब पहली मंजिल पे नहीं रहता है। फिर कह रहा है कि जे विषम, ये आपका विषम होएगा। ठीक है, विषय नहीं विषम। जे क्या कहता है कि जे विषम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। अब अगर जे विषम संख्या वाली मंजिल पे रहेगा तो विषम संख्या 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। ये जो 5वें तल से ऊपर है, अब जे विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है और 5वें तल से ऊपर है, तो 5 से ऊपर विषम संख्या एक ही है और वो कौन सी है? 7। तो यहां से जे की जगह कंफर्म हो जाएगी कि जे चौथी मंजिल पर रहेगा, 7वीं मंजिल पर रहेगा। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है कि जे विषम संख्या वाले तल पर रहता है जो 5वें तल से ऊपर है। 5वें तल से ऊपर एक ही विषम संख्या वाला तल है और वो कौन है? 7 है। फिर कह रहा ई चौथे तल पे रहता है, तो ई को चौथे तल पे बैठा लो। ठीक है, फिर कह रहा आई और के के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। अब देखो आई और के बीच केवल कितने व्यक्ति रहते हैं? एक व्यक्ति। तो ये भी यहां पर पुट करने लायक नहीं है, अभी रखने लायक नहीं है, इसको भी साइड में नोट कर लो। फिर कह रहा है कि एल विषम संख्या वाले तल पे रहता है। अब एल कहां रहता है? विषम संख्या वाले तल पर, मतलब एल या तो पहले पर होगा या तो तीसरे पर होगा या तो 5वें पर, क्योंकि 7 की तो जगह ऑलरेडी जे ने बुक कर रखी है। तो अब 3 ही विषम तल बचे हैं, एक पहला, एक तीसरा, एक 5वां, वहीं पर आपका एल हो सकता है। ठीक है, फिर कह रहा कि के सबसे उच्चतम तल पर नहीं रहता है, मतलब के आपकी 8वीं मंजिल पर नहीं रहता है। और कह रहा है कि आई विषम संख्या वाले तल पर नहीं रहता है। अब आई अगर विषम संख्या वाले तल पर नहीं रहता है तो मतलब सम संख्या वाले तल पर होगा, और सम संख्या वाले तल में कौन कौन बचा है? तो एक 2 बचा हुआ है, 4 तो बुक हो गया और एक 6 बचा हुआ है और एक 8 बचा हुआ है। तो 2, 6 और 8 आपके आई के लिए बचा हुआ है। अब देखिए इतनी जानकारी आपने इसमें पुट कर ली और इतनी जानकारी आपने साइड में नोट कर रखी है। अब इन जानकारियों को बारी बारी से आप इसमें क्या करते जाएंगे? रखते जाएंगे। तो यहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। एल और जी के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग। और एल कहां कहां हो सकता है? तो एल हो सकता है विषम संख्या वाले तल पर। अब अगर एल को हम पहले मंजिल पे रखते हैं, क्योंकि पहला भी आपका एक विषम नंबर है, तो एल और जी के बीच में कितने लोग हों? 2 लोग। तो अगर एल को यहां रखोगे तो जी यहां पर होगा, लेकिन यहां पर ऑलरेडी प्रश्न के अनुसार किसने अपनी जगह बुक कर रखी है? तो ई ने अपनी जगह बुक कर रखी है, यानी कि एल की ये वाली जो जगह आप कंसीडर कर रहे हो, ये जगह क्या है? गलत है। अब एल अगर पहली मंजिल पे नहीं होगा तो एल हो सकता है तीसरी मंजिल पर। अब अगर एल तीसरी मंजिल पर होगा तो एल और जी के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग। तो नीचे तो जी पॉसिबल नहीं है, हो सकता है ऊपर जी हो सकता है कि यहां पर जी हो। तो अगर यहां पे रखोगे तो एल और जी के बीच में कितने लोग हो जाएंगे बच्चा? 2 लोग हो जाएंगे। ठीक है, चलो एल और जी के बीच में कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। ठीक है, फिर कह रहा है कि आई और के बीच में 1 लोग हैं। अब जैसे ही आप एल और जी को इसको कंसीडर करते हो तो क्या इस आई और के बीच में 1 लोग को बैठाने की जगह कहीं बच रही है क्या? आई और के बीच में 1 लोग बैठाने की जगह कहीं बच रही है क्या? जैसे ही अगर आप एल को यहां लेते हो, जी को यहां लेते हो, तो इनके बीच में तो 2 लोग हो गए, लेकिन अब बैठाना है आई और के बीच में 1 लोग। तो क्या किसी भी जगह पर आप आई और के को बैठा पाओगे क्या? कतई नहीं बैठा पाओगे, क्योंकि अगर आई को यहां बैठाओगे तो यहां पर के को बैठाना पड़ेगा, और यहां पर तो ऑलरेडी एल बैठा है। अगर आई को यहां बैठाओगे, के को यहां बैठाओगे, तो इसके बीच में 2 लोग हो जाएंगे, और अगर आई को यहां बैठाओगे, के को यहां बैठाओगे, तो मतलब एल और जी की ये भी जगह आपकी सही नहीं है। अब ध्यान से समझते जाइए सारी चीजों को। ठीक है, चलिए अब लड़का एक कह सकता है कि सर हम एल को यहां पर बैठा दें और जी को हम यहां पर बैठा दें। भाई एल क्या है? विषम संख्या वाले पर है, तो अगर एल को यहां पर बैठाओगे तब भी तो 5वां तल विषम तल ही तो है, और एल और जी के बीच में कितने लोग हैं बच्चा? तो बिल्कुल 2 लोग हैं। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना? ध्यान से समझिएगा, एक एक कंडीशन को लेके चलेंगे, जबरदस्ती किसी को नहीं बैठाना है। अब अगर एल को यहां बैठाओगे, जी को यहां बैठाओगे, तब भी एल और जी के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग।
अब देखो क्या रहा है कि आई और के के बीच में कितने लोग हैं, एक व्यक्ति है, और आई कहां पर रहता है, तो आई आपका कह रहा है कि आई आपका विषम संख्या वाले तल पर नहीं रहता है, मतलब आई कहां पर रहता है, सम संख्या वाले तल पर। तो अगर आई को यहां पर बैठाते हो तो वो तो किसी ना किसी कंडीशन पे दोनों जगह आपका विषम ही है, और जबकि कह रहा है कि आई विषम संख्या वाले तल पर नहीं रहता है, मतलब आई और के की ये जगह पॉसिबल नहीं है। तो आप आई और के को यहां ले लो, और आपसे कह रहा है कि के ऊपर नहीं रहेगा, तो आप के को यहां पे रख दो और आई को यहां पे रख दो, तो यहां से आपकी दोनों चीजें हो जाएंगी, आई सम संख्या वाले तल पे भी हो जाएगा, और आई के और के आई और के बीच में एक लोग भी हो जाएंगे। अब एफ आपका यहां बैठता नहीं है, तो एफ को यहां पे बैठा दो, एक लोग बचे हैं, एक आदमी बचा है, एक जगह बचा हुआ, कौन बचा हुआ, तो आपका एच बचा हुआ है, तो एच आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ, बताइए। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखिए, और कितने लोगों का ये समझ में आ गया जल्दी से कमेंट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, और ये काफी हाई लेवल का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ये आपके बैंक में ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना कठिन प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, जो चीजें इसमें पुट करने रखने लायक होगी उसको रखिएगा, जो चीजें नहीं रखने लायक होगी उसको साइड में नोट करिएगा। फिर क्या करिएगा कि जब क्वेश्चन की कंडीशन सारी खत्म हो जाएगी तो जितना बचा होगा उसको इसमें फिट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए अब पहला प्रश्न आपके सामने आता है। देखिए क्या कह रहा है कि तल संख्या 3 पर कौन रहता है। तो देखिए तीसरी मंजिल पे कौन रहता है बच्चा, तो तीसरी मंजिल पर आपका एफ रहता है, तो विकल्प नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा एफ। ठीक है, विकल्प नंबर 4 एफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि के और एच जिन तलों पर रहते हैं उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। कह रहा है कि के और एच जिन तलों पर रहते हैं उनके बीच में कितने व्यक्ति। तो देख लीजिए, के और एच जिन तलों पर रहते हैं उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 और 4 है। कितनी है बच्चा, 4 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। ठीक है, तो के और एच जिन तलों पर रहते हैं उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, चलिए आगे आइए, आप अपने सामने फिगर को रखे रहिएगा। एल के संदर्भ में कौन सी जानकारी सही है। तो पहले तो आपके सामने फिगर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक है, अब हो जाएगा आपका एच जी एफ हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, उसके बाद एल हो जाएगा, उसके बाद के हो जाएगा, उसके बाद जे हो जाएगा, और उसके बाद आई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी सही है। एल सम संख्या वाले तल पे रहता है, तो भैया 5 सम कहां से है, 5 तो विषम है ना, तो ये तो गलत है। फिर कह रहा है कि ई और जी एल के पड़ोसी है, तो एल के पड़ोसी ई और जी दिख रहे हैं क्या, नहीं नहीं, एल के पड़ोसी तो के और ई है, तो ये भी गलत है। फिर कह रहा है कि एल से ऊपर 3 व्यक्ति रहते हैं, तो एल से ऊपर बिल्कुल 3 व्यक्ति है, और वो 3 व्यक्ति कौन कौन है, के है, जे है और आई है। तो ये जो कंडीशन है ये 100% क्या है, सत्य है। देखिए 2 चीजों का जिक्र करेगा, कौन सी जानकारी सत्य है और कौन सी जानकारी असत्य है। तो ये आपको ध्यान से आंसर देना है कि इसमें कौन सी चीजें सत्य है और कौन सी असत्य। आपसे कह रहा था कि एल से ऊपर केवल 3 व्यक्ति है, तो जब यहां पर देखोगे तो एल चौथी मंजिल पर है, 5वीं मंजिल पर, उसके ऊपर बिल्कुल 3 व्यक्ति है, एक 6 है, एक 7 है, एक 8 है। तो एल से ऊपर व्यक्ति कितने हैं, 3 रहते हैं, तो ये आपका सही है। ठीक है, कोई भी सत्य नहीं, तो ये तो सत्य था ना। चलिए आपसे आगे देखिए, एल तल संख्या 3 पर रहता है, तो ये तो आपका गलत है, क्योंकि तल संख्या 3 पर कौन है बच्चा, एफ है। चलिए आपसे देखिए, कह रहा है कि सबसे उच्चतम तल पे कौन रहता है, मतलब सबसे ऊपर वाली मंजिल पे कौन रहता है। तो सबसे ऊपर वाली मंजिल पे कौन रहता है भैया, तो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर आपका कौन है, आई है। कौन है, आई है, सबसे उच्चतम तल पर तो कौन रहता है, आई है। चलिए आगे देखिए, देखिए हमारे यहाँ यूपी लेखपाल का आपको पता है कि इसका आपका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। तो यूपी लेखपाल का सबसे क्रीम बैच चल रहा है,
और साथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल, इसकी वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, किसी समय भी आ सकती है। तो अगर इन दोनों बैचेस के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो आप हमारा प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी 91 का ऐप है, वहां से आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप डायरेक्टली इन दोनों बैचेस को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट परचेस करना है तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई करके 500 रुपए का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एफ के पड़ोसी है। चलिए अभी रह गया था आपका प्रश्न, कौन सा एफ का पड़ोसी है। तो ध्यान से देखो एफ के पड़ोस में कौन कौन है, तो एफ के पड़ोस में दो लोग दिख रहे हैं, एक व्यक्ति है ई और दूसरा व्यक्ति है जी। तो एफ का पड़ोसी कौन कौन हो जाएगा, ई और जी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एफ का पड़ोसी हो जाएगा ई और जी। कौन हो जाएगा, ई और जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए आज के सेशन में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट का ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 4 पार्ट में हम लोगों ने पूरे सीटिंग अरेंजमेंट को कवर किया और इसमें आपका चाहे वृत्ताकार क्रम व्यवस्था हो गई, चाहे रेखीय क्रम व्यवस्था हो गई, चाहे लंबाई की क्रम व्यवस्था हो गई, चाहे आपके मंजिल व्यवस्था हो गई, चाहे आपकी वर्गाकार क्रम व्यवस्था हो गई, इन सभी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाए। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में अध्ययन किया है। आशा करते हैं कि आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जितने लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़े होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी 91 के नाम से ये चैनल अवेलेबल है यूट्यूब पर, और प्ले स्टोर पर जाइएगा रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से, उसमें आपको बाकी जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाए हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो ये हमारा टोल फ्री नंबर है संस्था का, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। कल, ठीक है, कल आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। और देखिए अब तक लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस 45 दिन के क्रैश कोर्स में मैंने कवर कर दिया है। बस आपका 6-7 दिन का टॉपिक आपका और रह गया है। तो इस तरीके से संस्था की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी रीजनिंग आपको डिटेल में पढ़ा दिया गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।